दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आपको पढ़ाने आए हैं जनन स्वास्थ्य का चैप्टर। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना आप तो बेटा गाने पे ही फोकस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलना। बिना देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा लंबी वीडियो या ज्यादा लंबा इंट्रो पसंद तो आता नहीं है ना। तो चलिए शुरू करें। आओ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि आप जानते हो, एक बात जो मेरे दिल में आई है तो वो बताओ, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अब आप बोलोगे कि सर, जो मतलब खाता पीता अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते। नहीं बेटा, ये सरासर गलत बात है। जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जनन स्वास्थ्य उसे कहते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और जनन के रूप से हर जगह से एकदम परफेक्ट होता है। हालांकि ऐसा कोई नहीं होता, मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोग होंगे अगर हुए तो, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। बाकी तुम समझदार हो, क्या क्या हो सकती है है ना। तो चलें बेटा, हाँ चलो आओ देखो पहले इसकी परिभाषा। जनन स्वास्थ्य क्या होता है? WHO क्या होती है? WHO ने बताया था कि, पढ़ो इधर, मेरी तरफ मत देखो, इधर देखो। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। मतलब कहने का यह है, इसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ऐसे समाज को, ऐसे स्वस्थ को जो जनन रूप से स्वस्थ समाज कहलाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर 4-5 लोग एक ग्रुप में होते हैं तो उन्हें जनन स्वास्थ्य समाज बोला जाता है। यह व्यक्तियों के बीच सामान्य भावनात्मक और व्यवहारिक संबंधों को भी दर्शाता है। ये मतलब कहने का ये है कि आपस में आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप कैसे व्यवहार रखते हो आसपास में, तो ये भी जनन स्वास्थ्य के अंदर ही आता है। आगे बढ़ते हैं, समस्याएं और कार्यनीतियां। समस्याएं का मतलब क्या है? ये समस्याएं किस लिए दी गई थी? इसमें से एक एक प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जनसंख्या विस्फोट। मैं आपको बता दूं जनसंख्या विस्फोट क्या था, इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट क्या था मैं आपको समझाता हूँ। किसी क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को, किसी क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ी हुई जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके कारण क्या थे वो अभी सब आप पढ़ लोगे। और वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो जनसंख्या थी सन 1947 में कितनी थी? लगभग 35 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, है ना। 35 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। एक मिनट, मैं आपको डीपली कंसर्न बताता हूँ, लगभग अभी बताता हूँ। वेट वेट अ मिनट। तो जनसंख्या विस्फोट बेटा किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। देखो इंग्लिश में अगर किसी को जानने की चुल्ल मची हो तो इंग्लिश में भी बता दो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, है ना। इसका किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, ये क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में तीव्र गति से अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाए जनसंख्या, हम उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये क्यों होता है, कैसे होता है? निम्न कारणों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम बताते हैं आपको, पहले के समय में चीजें अच्छी नहीं थी, पहले के समय में चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते चले गए वैसे वैसे हमने चीजों में सुधार करना शुरू कर दिया। पहले ऐसा होता था कि जब जन्म होता था किसी बच्चे का तो बच्चे की भी डेथ हो जाती थी और माता की भी डेथ हो जाती थी। तो हम इसको ये बोलते हैं, जब हमने इसको बेहतर कर लिया, जब हमने बहुत बेहतर तरीके से चीजें अपनाना शुरू कर दिया, तब हमने इसको ये बोला कि हमने मातृ मृत्यु दर में कमी कर दी। मातृ मृत्यु दर में कमी कर दी हमने। मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? माँ बचने लगी। पहले क्या होता था? बच्चा भी मर जाता था और माता की भी डेथ हो जाती थी। फिर ये कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी हो गई, क्योंकि भैया हमने चीजों को और बेहतर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे दी लोगों को, जिससे कि चीजें और बेहतर होने लगी, है ना। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब देखो ना, ऑपरेशन हो जाता है तो अब चीजें कंट्रोल्ड में रहती हैं। पहले तो केवल नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, है ना। तो ये सब चीजें हैं। जनसंख्या विस्फोट कैसे देखा जाता है बड़े लेवल पर, मैं आपको बताता हूँ।
सन 1900 की बात है, यहां पर लिख रहा हूं संसार की बात लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं भारत की। हम लोग इस मामले में बहुत तेज रहे, शुरू से हमारा इतिहास बहुत तेजी से हम ग्रो करें, है ना। तो सन 1900 में संसार की जनसंख्या कितनी थी? संसार की जनसंख्या थी बेटा 2 बिलियन, मिलियन बिलियन, है ना। तो 2 बिलियन थी सन 1900 में। हमारी जनसंख्या सन 1947 में मात्र 35 करोड़, मात्र 35 करोड़। हमारी हट गई दिमाग की, है ना। हम क्या करते भाई साहब, तो हमने शुरू से ही अपना काम पे लगा दिया अपने बंदों को। तो मतलब जनन स्वास्थ्य में सुधार किया, हमने कार्य नीतियां अच्छी लाई, जिससे कि हम आगे ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये इसी वजह से ये संभव हो पाया कारण। तो और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे ना, तो इस वजह से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे दी लोगों को, है ना। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये कॉमन कॉज है। तो ये यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर जैसे ही काउंट किया गया 100 साल बाद, 100 साल बाद इसकी हो गई 3 बिलियन, सॉरी 1 मिनट, माय बैड, इसकी हो गई 6 बिलियन। संसार की बात कर रहा हूं मैं। और हम लोगों ने भाई साहब इतिहास रच दिया। 2000 में हमारी जब काउंटिंग हुई तो हमारी होगी 1 बिलियन। भाई साहब इधर देखो भाई, अलग ही चौड़ में थे हम, है ना। अब देखो 2011 में फिर से एक बार क्या हुआ, तो यहां पर 7.2 बिलियन हो गई। और हमारी जो पॉपुलेशन है 2011 में, हमारी जो पॉपुलेशन बची, हमारी जो पॉपुलेशन हुई वो लगभग 1.2 बिलियन हो गई। भाई साहब देख रहे हो किस गति से आगे जा रहे हैं हम, भाई साहब मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता किस गति से। वो तो यहाँ पर हमने रोकथाम कर ली थी इस वजह से, और आगे रोकथाम क्या करी थी वो मैं आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगा कि हमने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से इतनी कम पे रुक गए, वरना तो बेटा भगवान ही बचाए, है ना। तो समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा कितने गुने से बढ़ी है, कितने गुने से बढ़ी है? 3 गुने से, 2 3 6 3500 करोड़ यानी कि 1 बिलियन। तो ये भी लगभग लगभग 3 गुने, यानी कि 3 गुने से जनसंख्या बढ़ी है। आओ बेटा इधर आओ। समस्याएं और कार्यनीतियां, परिवार नियोजन। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य के लक्ष्य प्राप्त करने की मुहिम चलाई थी, और पूरी तरीके से हमारे राष्ट्र में जनन स्वास्थ्य हमने अचीव करा था। समझ में आ रही बात। तो परिवार नियोजन की मुहिम कहां से चलाई गई है? 1951। एसएससी, रेलवे और जाने कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है ना। आरसीएच कार्यक्रम, ये वाला जो कार्यक्रम था इसका बड़े लेवल पर यानी कि विश्व स्तर पर, यानी कि ये वाला जो हमारा जनन स्वास्थ्य में जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, कि हमने लोगों को बेहतर बनाया था, ये पूरे वर्ल्ड को पसंद आया। और जब पूरे वर्ल्ड को पसंद आया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हम लोग आगे लोगों को लेके चलने लगे जनन स्वास्थ्य में, है ना। तो फिर और भी देश हमको फॉलो करने लगे, तब हमने इसका नाम बदलकर आरसीएच रख दिया। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत हमने काम शुरू कर दिया। जो इसका नाम था वो हमने इसके नाम से ही जाना गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गई बात। तो ये बात है यहाँ पर। मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? लोगों को जनन संबंधी पहलुओं के बारे में बताना और एक स्वस्थ तथा सुरक्षित समाज का निर्माण करना। सर कैसे कर पाएंगे हम, हर किसी को कैसे बता सकते? भैया प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ा, अखबार नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, और बहुत सारी चीजें, टीवी है, न्यूज है, मतलब बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जनसंख्या विस्फोट में आपको बताया हाँ कि क्या क्या हुआ। बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं, जीवन स्तर में स्वास्थ्य सुधार के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, है ना। मृत्यु दर में कमी हो गई, समग्र मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। एमएमआर और आईएमआर, एमएमआर का मतलब होता है मात्र मृत्यु दर, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब यहां पर ये लिखा है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, जो कि मैंने आपको बेहतर तरीके से अभी बता दिया। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, पीछे मैंने आपको बताए थे कारण, अब मैं आपको बता रहा हूं उपाय। उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखो। शिक्षा और जागरूकता, विभिन्न संचार माध्यमों, पोस्टर, टीवी, इंटरनेट द्वारा छोटे परिवारों को लाभ देना, यानी कि पुरस्कृत करना, उनको आगे बढ़ाना। हम दो हमारे दो, समझ रहे हो।
भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा प्रमुखता से प्रचारित किया गया। बच्चे दो ही अच्छे समझ रहे हो बेटा, ये अपना नारा। विवाह की वैधानिक आयु, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई। छोटे परिवार वाले जोड़ों को प्रोत्साहन दिया जाता था। समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो बढ़ती हुई जनसंख्या से महंगाई का भी दौर गुजरना पड़ता है, चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं, पहले ये चीजें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जनसंख्या को रोकने के लिए हमने बहुत सारे चीजों को उपाय किया। कौन कौन से हमने उपाय करे थे? बहुत सारे उपाय थे। कौन कौन से थे सर? एक आदर्श गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का मतलब यह है हमारा काम भी हो जाए और बच्चा भी पैदा ना हो। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? उपयोग में कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए। यह उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने यूज किया, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, किसी ने यूज किया, उसको ही नुकसान हो जाए, तो फिर ऐसे इसका क्या फायदा कि लोग इसको चूज ही ना करें, है ना? ये बस केवल इसलिए था कि सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और बच्चा पैदा ना हो, ये बस इसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है। आसानी से उपलब्ध हो और इसे सरलता से प्राप्त किया जा सके, जैसे कि कॉन्डम। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें आपको पहले से भी पता होंगी और मैंने और क्लैरिटी दे दी बेटा। प्रभावी और प्रतिवर्ती, यह पूरी तरीके से प्रभावी तथा प्रतिवर्ती होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से प्रभावी होना चाहिए। प्रतिवर्ती हो या ना हो तो कोई बात नहीं, कॉन्डम तो यूज एंड थ्रो, सस्ता होता है। न्यूनतम दुष्प्रभाव, इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, कम से कम प्रभाव होने चाहिए। ठीक है। हस्तक्षेप रहित, यह उपयोगकर्ता की यौन इच्छा या क्रिया में बाधा नहीं डालना चाहिए, वरना लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो फिर मान लो बेटा कॉन्डम फट गया, फिर उसके बाद तो आप तो पापा बनोगे जनसंख्या में योगदान आप भी दे दोगे। गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार। गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार, प्राकृतिक एवं बैरियर, मैंने इसको एक ही में काउंट कर दिया। आयुडीज एवं गोलियां, मैंने इसको एक कंप्रेस कर दिया। और जबकि शल्य क्रिया ये वाली जो है ये स्थायी विधि है, जबकि ये दोनों कैसी हैं? अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या होता है सर? अस्थायी का मतलब ये होता है, अस्थायी का मतलब ये होता है कि इनको कभी भी हटाया या लगाया जा सकता है, जबकि इसको एक बार कर लिया तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। समझ में आ रही बात? प्राकृतिक और बैरियर। प्राकृतिक और बैरियर के लिए मैंने कुछ चीजें देखी, इधर देखो। प्राकृतिक विधियां क्या होती है, एक और होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें एक और है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। आवधिक संयम। तो भैया आवधिक संयम क्या होता है? दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन तक संभोग से बचते हैं। इस अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग होने की उम्मीद होती है और निषेचन की संभावना बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब यह है कि 14वें दिन अंडाणु निकलता है, और अगर हम 14वें दिन ही 10 से 17वें दिन को छोड़ दें, अगर 14वें दिन निकल रहा है तो हम क्या पता 11वें 12वें 13वें दिन निकल आए, तो हम 10 से 17 दिन तक के दिन को छोड़ दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि अगर हम छोड़ देते हैं, तो यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब बिना कॉन्डम के प्रेगनेंसी नहीं होगी। भाई ये तो मौज वाली बात है। मतलब बिना कॉन्डम के आप 10 से 17 दिन के फीमेल के दिनों को छोड़कर बाकी दिन सेक्स कर सकते हो। बाकी दिन सेक्स करोगे तो संभावना बहुत ही कैसी होती है, निषेचन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन बाकी दिनों में कैसी, मतलब इस दिनों में कैसी होती है? बहुत अधिक होती है, 10 से 17 दिन। तो इसलिए इन दिनों को छोड़ दो, इसे रेड पीरियड भी कहा जाता है। भाई स्खलन, इसमें जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, ठीक है, तो जैसे अब मेल पार्टनर को ऐसा लगने लगे कि बस स्पर्म इजैकुलेट, यानी कि स्पर्म स्खलन होने वाला है, निकलने ही वाला है, जस्ट किट, तो फिर वो तुरंत अपनी मतलब अपने स्पर्म को बाहर निकाले योनि से और जमीन पर उसको स्खलित कर दे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं भारी स्खलन, है ना? जब स्पर्म जाएगा ही नहीं तो फिर समझ रहे हो पापा बनोगे ही नहीं, है ना? तो ये कहानी होती है। ठीक, अब दूसरी बात सुनो, इसमें एक और होता है, कौन सा? स्तनपान अनात्रक होता है। ठीक, स्तनपान, देखो इसमें एक और होती है तीसरी विधि, स्तनपान, स्तनपान अनात्रक। ये होता क्या है सर? यार ये भी बहुत खतरनाक है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें जान के कि भैया देखो बायोलॉजी को ना एंजॉय लेके पढ़ो, है ना? ऐसा नहीं हो किसी के बारे में गलत, मतलब
केवल एक फ्रीली मूवेबल होना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ते पे, है ना। तो स्तनपान अनात्रव को बोलते हैं हम लैक्टेशनल एमेनोरिया। और ये होता क्या है, जैसे मान लो किसी के बच्चा होता है, ठीक है, किसी की प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हुआ, जब तक बच्चा ऐसा माना जाता है जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक ऐसा माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहती है साथ साथ लगभग मैक्सिमम 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 6 महीने तक नहीं होती, यानी कि 6 माह तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक नहीं आएगी, तब तक ये बताओ अंडाणु नहीं निकलेगा। और जब अंडाणु नहीं निकलेगा तो बिना कॉन्डम के सेक्स भी अगर करोगे ना, स्पर्म छोड़ भी दोगे ना, तब भी प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता। समझ में आ रही है बात? देखा कितने गजब की बात मैंने आपको बता दी। समझ में आ रही है बात? और जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, और जितने भी मैंने आपको ये तीनों मेथड्स बताए हैं, तीनों मेथड्स में से कोई सा मेथड ऐसा नहीं है जो भैया सेफ हो। समझ में आ रही है बात? तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान रखा करो कि ये जो प्राकृतिक वाले मेथड होते हैं, प्राकृतिक मेथड वाले सारे के सारे कैसे होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो समझ रहे हो बेटा? अब जैसा कि मैंने बताया 6 महीने तक प्रेग्नेंट मेंस्ट्रुअल नहीं है, साइकिल नहीं होता, तो भाई किसी किसी टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो जाता है कभी कभी बीच में। और जब ऐसा हुआ तो फिर से पापा बने, समझ रहे हो? तभी तो वो देखा है आपने, दो बच्चों के बीच में कभी कभी गैप कम हो जाता है, उनको लगता है कि यार प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैरियर मेथड, बेटा बैरियर मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारा पार्ट फर्स्ट। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आपका।